गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है सितंबर 28, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले कि लेटेस्ट सर्वे किया गया है। उस सर्वे में ये पाया गया है कि इंडिया में जॉब्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं 2013 से। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग जीएस पेपर 3 से कवर करने की कोशिश करेंगे। अगला आपका टॉपिक रहेगा पीएम लॉन्चेस हेल्थ आईडी। हम आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए अभी सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत सबको एक हेल्थ आईडी मिलने वाली है। इसका फंक्शन होगा, कौन इसको अप्लाई करता है, क्या नहीं करता है, हमारे हेल्थ सेक्टर में कैसे इंप्रूव कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में दोनों से इसको हम लोग कवर करते हैं। जीएस पेपर 2 में इसलिए कवर करते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है और जीएस पेपर 3 में हम इसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोर्शन से कवर कर सकते हैं। अगला टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू अबाउट द राइट टू गवर्नमेंट एड, नोट द फंडामेंटल राइट। सरकार ने अभी ऐसा कहा है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर वो एड लेता है किसी गवर्नमेंट से या नहीं लेता है, ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो इस चीज को हम लोग जीएस पेपर 2 से कवर करेंगे बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। अगली जो न्यूज रहने वाली है दैट इज गोइंग टू अबाउट द पीएम कुसुम। ये है आज का एडिटोरियल जिसको हम लोग जीएस पेपर 2 से कवर करेंगे। तो बहुत शानदार है क्योंकि बिल्कुल टू द पॉइंट है और आपके एग्जाम में बिल्कुल टू द पॉइंट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जीएस का जो क्वेश्चन है हमारा मेंस वाला, मैंने वो भी यहीं से बनाया है, देखेंगे उस क्वेश्चन को भी। अगला रहने वाला है कास्ट डेटा को लेके 98% जो है एरर फ्री है। देखिए, आपको पता है कंट्रोवर्सी काफ़ी समय से चल रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो कह रही है सरकार को कि आप जो है या तो कास्ट सेंसस करवाइए या फिर जो पुराना कास्ट सेंसस है उसके पूरे डेटा को रिलीज़ कीजिए। उसके बारे में डिमांड चल रही है, तो उसके बारे में इशू आपको पहले से पता ही है। तो ये पुराने डेटा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बाहर आई है, उसके बारे में बात करेंगे फ्रॉम जीएस पेपर 2। उसके अलावा कुछ एडिशनल टॉपिक जो हम लोग हर रोज आपको करवाते हैं। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, सीधा काम की बात करते हैं। बात ऐसी है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा मैं आर्टिकल भी दिखा देता हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये आर्टिकल 30 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि वो प्रोविजन करता है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज की बात कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कहा है कि माइनॉरिटी के साथ साथ मेजोरिटी भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। मेजोरिटी भी इंक्लूड होता है, हालांकि एक्सक्लूसिवली मेंशन नहीं है, बट स्टिल इट आल्सो टॉक अबाउट मेजोरिटी। कंसर्न है वो हमारा इसको लेके है, 32 को लेके है, फंडामेंटल राइट 32। ये क्या कहता है दैट गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ अ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज वाइल गिविंग एड। मतलब सरकार किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती ये कह के कि ये तो माइनॉरिटी बेस्ड है, अब चाहे वो रिलीजन के ऊपर चाहे वो लैंग्वेज के ऊपर हो, ऐसा 32 के अंदर लिखा हुआ है। अब हुआ क्या था, मामला ये था कि रेगुलेशन 101 ये जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट था 1921 का, उसके तहत एक रेगुलेशन, ये एक्ट था, मतलब एक रूल था। इस रूल का यूज करके सरकार ने क्या किया, जो आपके कैटेगरी 4 के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनके काम को आउटसोर्स कर दिया। मतलब हम लोग अभी किसी और को रिक्रूट नहीं करेंगे, हम उनके काम को आउटसोर्स करेंगे, ऐसा यूपी की सरकार ने बोला था। अब कुछ लोग इस डिसीजन के अगेंस्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट के अंदर ये रेगुलेशन 1 है, ये पूरे का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ है और ये जो फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है, ऐसा इलाहाबाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब इसके अगेंस्ट में यूपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर एड लेता है, सरकार से मदद लेता है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। हालांकि आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन है, बट स्टिल इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। व्हाई? बिकॉज अगर आपको एड लेना है सरकार से तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशन, मान लो किसी स्टेट के अंदर अगर 50 इंस्टीट्यूशन है और ये एड ले रहे हैं, तो ये जो रूल है वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं इस रूल को मानूंगा, इस रूल को नहीं मानूंगा, मुझे एड भी चाहिए। ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट? चाहे वो मेजोरिटी इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो सरकार आपकी एड कैंसिल कर सकती है।
यू नीड टू फॉलो द रूल्स टू गेट एड, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट फॉर इंस्टीट्यूशन टू सीक फॉर द एड। हाँ, अगर आप रूल्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एड दिया जाएगा। चलिए, अगली न्यूज क्या कहती है? अगली न्यूज कहती है द गवर्नमेंट नोटिफाइज कोविड कंपनसेशन। पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। हमारे पास जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, यार मैं भूल गया हूँ ये कब पास हुआ था। मुझे लग रहा है ये 2005 में, 2006 में हुआ था, या 2009 में हुआ था, या 2010 में हुआ था, दिमाग से निकल गया। कमेंट सेक्शन में बताओ जरा कब पास हुआ था ये। तो जब हम लोगों ने नेशनल या अपना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया था, इसमें हम लोगों ने एक प्रोविजन डाला था, वो था कि डिजास्टर का था। अगर सरकार किसी कैलामिटी को डिजास्टर डिक्लेयर करती है तो उसके तहत उसको, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी दुकान वगैरह टूट गई है, घर टूट गया है, उसको सरकार कंपनसेशन देना था। कंपनसेशन जैसे अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गया ना, अर्थक्वेक, उस केस में कंपनसेशन देना था। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने 2020 में कोविड-19 को एक डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब सरकार को कंपनसेशन देना चाहिए था। सरकार ने 2015 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो भी लोग डिजास्टर की वजह से मर जाते हैं उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब ये सरकार का ही नोटिफिकेशन है। अब सरकार को थोड़ी पता था 2015 में कि 2020 में इतना बड़ा डिजास्टर आ जाएगा, कितने लोग मारे जाएंगे। अभी तक लगभग 4.5 लाख के लगभग लोग मर चुके हैं। अभी आप सपोज कीजिए कि 4 लाख रुपए अगर सरकार 4.5 लाख लोगों को देने लगेगी तो कितना करोड़ों रुपए हो जाएगा। सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं है, ना ही स्टेट के पास है, ना ही सेंटर के पास है। तो सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट को, देखिए सर, हम लोग 4 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे, हम लोग 50,000 रुपए देंगे। तो अभी सभी को 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। और ये कब से मिलेंगे? जब से इंडिया में पहला केस डिटेक्ट हुआ था तभी से दिया जाएगा। और ये कहां से दिया जाएगा? ये दिया जाएगा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के खाते से दिया जाएगा। इस स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंदर 75% पैसा यूनियन गवर्नमेंट देती है और 25% स्टेट खुद देती है। तो ये पूरे का पूरा मामला था। तो फाइनली सरकार ने, मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि लोगों को पैसा दिया जाएगा 50,000 रुपए। पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक नहीं है, रिपीटेड हो गया था। चलिए, अगली न्यूज आती है पीएम लॉन्चेस हेल्थ आईडी फॉर द एवरी सिटीजन। भैया मुझे ऐसा लगता है कि अगले 10 20 50 20 साल में आपके पास इतनी आईडी हो जाएंगी, आपको मतलब आईडी हो जाएंगी। आधार आईडी, पासपोर्ट, डीएल, राशन कार्ड, कॉलेज की आईडी, लाइब्रेरी की आईडी, है ना, पैन नंबर, दुनिया भर की आईडी। तो उसी आईडी में एक और आईडी लॉन्च हो गई है जिसे कहा जाएगा हेल्थ आईडी। ये हेल्थ आईडी हर सिटीजन के लिए सेपरेट होगी। इसकी वजह से क्या होगा? इसमें आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा और उस हेल्थ रिकॉर्ड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये पूरी तरह से एकदम गोपनीय, मतलब एकदम सीक्रेटिव होगा। आपकी परमिशन के बिना सरकार इस डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएगी। अब बोलोगे इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि इस हेल्थ आईडी का यूज करके आप गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा उठा सकते हो। अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो आप कंसल्टेशन भी मिल सकती है, मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस मिशन के तहत ऑलरेडी हम लोग ई संजीवनी प्रोग्राम चलाया हुआ है। ई संजीवनी प्रोग्राम जो सरकार ने चलाया हुआ है, उसके तहत आप किसी डॉक्टर से अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए, आपको फ्री ऑफ कंसल्टेशन मिल सकता है। आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी कंसल्टेशन ले सकते हो अंडर ई संजीवनी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये नेशनल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री और हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट ऑफ, ऐसी अपने आप की पहली ऑनलाइन सर्विस दी जाती है इंडियन सिटीजन को। ठीक है, ये तो यही बात हो गई। इससे क्या होगा? इससे ये होता है कि जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं उस पेशेंट की हिस्ट्री को लेके, जिससे उसको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। तो हॉस्पिटलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। एवरी सिटीजन विल गेट अ डिजिटल आईडी फॉर देयर हेल्थ रिकॉर्ड और उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और इसका ज्यादा जो पीएम ने फोकस किया है वो किया है विलेजेस में। विलेजेस में हेल्थ फैसिलिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा पीएम लॉन्च हेल्थ आईडी के बारे में। चलिए, अगली जो न्यूज आती है वो आती है कास्ट डेटा से। हम सबको पता है कि 1951 के बाद इंडिया में कास्ट सेंसस बंद हो गया है। उससे पहले ब्रिटिश टाइम में हम लोग कास्ट सेंसस करते थे। ठीक है,
अभी तक नहीं किया गया क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि वो कास्ट को लेके इतना ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई करे एंड ऑल दैट, वो सरकार के अपने रीजंस थे। लेकिन 2011 में सरकार ने एक कास्ट सेंसस मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था। इसका बेसिक पर्पस तो यही था कि जो बीपीएल है मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जो फैमिलीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना था और कास्ट बेस जो है वो कैलकुलेशन करना था। लेकिन 2011 में इसको किया गया था और 2015 में इसके डेटा को रिलीज किया गया था, ठीक है। लेकिन सरकार इस डेटा को किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम के लिए यूज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? सरकार ने कहा है कि दिस इज अनयूजेबल। अनयूजेबल इन द सेंस कि इसके अंदर काफी सारी एरर हैं सर, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि क्यों नहीं कर सकते, इसको जरूर करिए। अभी एक रिसेंटली एक सर्वे किया गया, उसमें ये कहा गया है कि इसके अंदर 98.7% जो डेटा है वो फ्री ऑफ एरर है। ऐसा किसने कहा? 2016 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ने ऐसा कहा था। रूरल डेवलपमेंट और पार्लियामेंट्री जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी थी उसके सामने कहा था कि जो SECC का डेटा है वो लगभग 99% बिल्कुल एरर फ्री है। सरकार इसको यूज कर सकती है, इसके डाटा को रिलीज कर सकती है, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? सरकार ने अपने रीजंस दिए हैं। सरकार ने कहा है कि देखो सर, सुप्रीम कोर्ट में कहा सरकार ने कि जो 1931 में जो कास्ट सेंसस हुआ था ना, उस अकॉर्डिंग टू दैट इंडिया में लगभग 4000 के लगभग कास्ट हैं। लेकिन जो SEC ने डेटा कलेक्ट किया है 2011 में, उसके हिसाब से 46 लाख कास्ट हैं। भैया 4000 से 4 लाख कैसे हो गया? चलिए हो सकता है कुछ इंटरमिंगलिंग हो गई हो, कुछ नई सब कास्ट डेवलप हो गई हो, लेकिन 4000 से लेके सीधा 4 लाख एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे हो गया? तो इससे लगता है कि ये डेटा थोड़ा सा फ्रॉड है, इसके अंदर काफी घपला हुआ है। ऊपर से अलग अलग लोगों ने कास्ट सेंसस में अलग अलग कास्ट की स्पेलिंग अलग अलग लिखी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा वो कास्ट तो सेम है। सपोज करो, मान लो कोई कास्ट है, जैसे मैं कहता हूं अग्रवाल, ठीक है, अग्रवाल। अब अग्रवाल की ना 5-6 स्पेलिंग होती हैं, लेकिन कास्ट एक ही है। तो जो इसकी वजह से बहुत सारा यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो सरकार ने बोला कि देखिए सर, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसलिए मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था इंडिया में, ये अपने आप में बहुत यूनिक था। इसमें किसी भी तरह का फिजिकल पेपर यूज नहीं किया गया था, टोटली डिजिटल डिवाइस पे इसको किया गया था। और इसके अंदर जो डेटा आप डिक्लेयर करते थे वो वॉलंटरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं कास्ट डेटा को रिलीज करना एंड ऑल दैट। तो ये वॉलंटरी लेवल पे हुआ था, ठीक है। अपने आप में पहला इस तरह का हुआ था। और इसके अकॉर्डिंग कुछ फाइंडिंग्स हैं इसकी, पहले मैं आपको करवा चुका हूं, कोई नया टॉपिक नहीं है। आप यहाँ पे इसकी फाइंडिंग पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए, सरकार इसका डेटा को क्यों रिलीज नहीं करती है? सरकार के अपने रीजंस हैं। कुछ पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, कुछ इंप्लीमेंटेशन वाले भी हो सकते हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि देखिए अभी जो 2021 में सेंसस होगा, डेफिनेटली इसमें तो मैं इसको नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि कास्ट सेंसस की तैयारियां 4-5 साल पहले ही शुरू हो चुकी होती हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं नहीं कर सकता। 2031 में 31 में जो होगा तब देखी जाएगी। चलिए, अगली जो न्यूज आती है जॉब्स अप 29% सिंस 2013, ऐसा एक सर्वे ने कहा है। और इस सर्वे का नाम क्या है? सर्वे का नाम है ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे, AQEES, ठीक है। इसको कौन प्रिपेयर करता है? लेबर ब्यूरो इसको प्रिपेयर करता है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है आपके पास, ठीक है, लेबर ब्यूरो। और ये क्या करता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों में इसको काउंट करता है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे ये फार्म सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता। फार्म मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड नहीं करता, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो। ऑर्गेनाइज कौन सा होता है? ऑर्गेनाइज वो होता है जिसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड होता है जिसमें 10 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में आप कहीं ना कहीं इसे को कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो 9 सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं? नॉन फार्म वाले, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, रेस्टोरेंट, IT, BPO इंडस्ट्री एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। इन 9 के अंदर ये काउंट करता है। प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस सर्वे ने कुछ फाइंडिंग की है। इसने कहा है कि हमारी कंट्री में जो स्पेशली BPO सेक्टर है, इसने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है, सबसे ज्यादा। ट्रेड में और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में डिक्लाइन देखा गया है। ओवरऑल 29% एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और इसका बेस ईयर है वो है 2013 एंड 14। नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स भी कम हुई हैं अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। इस सर्वे ने यह भी कहा है कि जो इंडिया में लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन के अंदर 81% जो वर्कर थे उनको प्रॉपर सैलरी मिला था, मतलब उनकी सैलरी बंद नहीं हुई थी अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे,
ठीक है, तो यही सर्वे में थोड़ी थोड़ी फाइंडिंग थी, आपको पता होना चाहिए सर्वे को किसने रिलीज किया था, इसकी फाइंडिंग क्या थी, हल्का फुल्का, ठीक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। लेबर ब्यूरो इसको करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। चलिए आज का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, पीएम कुसुम स्कीम इज वन ऑफ इट्स काइंड हैविंग मल्टीपल बेनिफिट्स, डिस्कस द चैलेंजेस टू फुल्ली रियलाइज इट्स पोटेंशियल एंड सजेस्ट सम मेजर्स। कितना सिंपल साधारण क्वेश्चन है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, क्योंकि स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएम कुसुम इट्स अ स्कीम, इट्स इज वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब अपने तरह की एक सर्विस है, मल्टीपल बेनिफिट्स, इसका मतलब आपको पहले पार्ट में क्या बताना है, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन में पीएम कुसुम के बारे में थोड़ा सा बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और ये ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कब इसको लॉन्च किया गया था, ये बताना है। उसके बाद आपको सेकंड पार्ट में बताना है इसके बेनिफिट्स बताने हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसने बताया हुआ है। उसके बाद आपने इसके चैलेंज डिस्कस करने हैं, प्रॉपर हेडिंग डालिए चैलेंज की और 3-4 चैलेंज इसके बताइए। उसके बाद वाले सेक्शन में वो क्या करना है, एक सजेशन बनाना है, ठीक है। सजेशन में कुछ 2-3-4 पॉइंट आप बता सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्या कहता है देखिए, पीएम कुसुम जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म होती है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। ऊर्जा का मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब सोलर पावर प्लांट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं उनको इस सोलर एनर्जी के अंदर पार्टिसिपेशन करवाने की बात चल रही है। इससे कई सारे बेनिफिट होंगे। इससे ये बेनिफिट होगा, एक तो ये क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करेगा, इंडिया का जो एनडीसी है ना, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो हम लोग पेरिस के अंदर दे के आए थे, उसके टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। दूसरा, इससे किसान जो है उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इसके बेनिफिट होने वाले हैं। चलिए तो क्या कहता है, इससे हमारे इंडिया में सोलर प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी, और सोलर फार्मिंग का हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्लीन एनर्जी का यूज कर सकते हैं। और ये कौन चलाता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री इसको करती है, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो किसान होते हैं ना, कुछ जो बड़े किसान होते हैं, उनके पास जो जमीन होती है जो खाली पड़ी रहती है, मतलब बैरन लैंड जो होती है, अब इसका कोई यूज तो है नहीं, तो क्यों ना आप इसके अंदर सोलर पावर प्लांट लगा लीजिए। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, एक तो ये जो सोलर पावर प्लांट है ना, वो आपके ग्रिड से, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है ना आपका, उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो सरप्लस जो बिजली होगी आप वो ग्रिड में सप्लाई कर सकते हो, और इसी सोलर पावर से जो बिजली पैदा होगी उसको अपने खेत में ट्यूबवेल वगैरह चलाने के लिए यूज कर सकते हो। जब आप इसको ग्रिड को बेचोगे, मतलब जो डिस्कॉम कंपनी है, जो स्टेट में जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती हैं, वो डिस्कॉम को जब आप पैसा बेचोगे तो फार्मर को पैसा मिलेगा, तो इससे फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब आपका सोलर पावर प्लांट काम नहीं कर रहा है, कि मान लो विंटर के समय में या कोई क्लाउडी कंडीशन होती है, तो डिस्कॉम से आपको बिजली फ्री में मिल सकती है, सब्सिडाइज रेट पे मिल सकती है। तो इससे कई सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे नजर आते हैं, किसानों की इनकम भी इंक्रीज होगी और हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होगा। इसका क्या टारगेट है, टारगेट है कि 10,000 मेगावाट सोलर पावर प्लांट की जो है हम लोग बिजली पैदा करने वाले हैं बाय यूजिंग द बैरन लैंड अप टू 2022, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा है, तो इससे फार्मर को 60% की सब्सिडी मिलेगा सोलर पंप लगाने के लिए, ठीक है। इट शैल बी डिपॉजिट इनटू देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आपके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये कुछ सैलिएंट फीचर हैं इस स्कीम के, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ी सी इसकी एनालिसिस करते हैं, फेल क्यों हुआ। देखिए 2019 में इसको लॉन्च किया गया और 2020 में पेंडेमिक आ गया। अभी ये स्कीम चलना शुरू ही हुआ था, पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक की वजह से इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो पेंडेमिक इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शंस यहाँ पे हो गई, ठीक है। दूसरी बात, लिमिटेड बाय इन फ्रॉम द स्टेट्स, जो स्टेट की डिस्कॉम कंपनीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो पहले ही बहुत ज्यादा खस्ता हालत में हैं, तो उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो बिजली का खरीद सकें किसानों से। इम्प्लीमेंटेशन के भी चैलेंज हैं यहाँ पे।
अब जैसे मान लो किसी का खेत बहुत रिमोट एरिया में है और उसने वहां पे सोलर पावर प्लांट लगा भी लिया, तो कैसे आप उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करोगे? इंप्लीमेंटेशन वाली प्रॉब्लम भी यहां पे है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद ये कहता है कि लिमिटेड अवेयरनेस, किसानों को बहुत लिमिटेड अवेयरनेस है। देखिए, किसान जो खेती बाड़ी के तरीके बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसी में वो खुश रहते हैं। बहुत नई तरह की टेक्नोलॉजी को लेकर उनके मन में थोड़ा फियर होता है, डर होता है। तो अवेयरनेस भी नहीं है फार्मर को, बिकॉज बहुत सारे तो इलिटरेट हैं, उनको नहीं पता है। उसके से फार्मर्स इनेबिलिटी टू बाय देयर अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन। अगर आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है, सोलर पंप लगाना है, डेफिनेटली सरकार आपको सब्सिडी देती है, लेकिन कुछ अमाउंट आपको पहले वहां पे जमा करवाना पड़ता है। किसानों के पास वो अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो पहले तो आप अपना कंट्रीब्यूशन दोगे तभी तो सरकार सब्सिडी देगी। तो सरकार, किसानों के पास वो पैसा नहीं है, जिसकी वजह से इंप्लीमेंटेशन वाली यहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी बात ये क्या कहता है? दूसरी बात ये कहता है कि ग्रिड को कैसे कनेक्ट करोगे आप पंप के साथ, ये समस्या है। विंटर में और समर में जब सनलाइट कम या ज्यादा होती है, जब फ्लक्चुएशंस होती है, उस फ्लक्चुएशंस को आप कैसे दूर करोगे, ये भी यहां पे बड़ी समस्या है ना। और यहां पे सब्सिडी वाली भी बड़ी समस्या है। अब देखिए क्या होता है, एक चीज आपको बताता हूं कि अगर जब आप किसानों को सब्सिडाइज रेट पे बिजली प्रोवाइड कराते हो, इलेक्ट्रिसिटी उनको देते हो, तो किसान क्या करते हैं? किसान उसका एकदम जुडिशियस यूज नहीं करते हैं। जब आप किसानों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री देने लगते हो तो वो वाटर का यूज एकदम अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं। उस ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है। तो अगर आप किसानों को देखिए, पहले से ही बहुत सारे एक्सपर्ट लोग बोलते हैं कि बिजली फ्री नहीं करनी चाहिए। जैसे पंजाब में बिजली फ्री है किसानों को लेके, क्योंकि इसके नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। और अगर आप इस स्कीम को चलाते हो तो आप किसानों को और भी ज्यादा सब्सिडाइज रेट पे बिजली दे रहे हो, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। इट्स नॉट अ गुड थिंग। और मतलब ठीक है, आप किसानों की मदद करना चाहते हो, लेकिन किसानों की मदद करने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ग्राउंड वाटर को बिल्कुल खत्म ही करते चले जा रहे हो। तो ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप उसको ग्रिड को कैसे फीड करोगे, उनको सब्सिडी कैसे दोगे, जो हमारी बिजली कंपनियां हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव करोगे, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, अब ये समस्याएं तो ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया। आप आर्टिकल जरूर पढ़ना, क्योंकि आर्टिकल में थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेट किया हुआ है, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। तो ये चैलेंजेस को थोड़ा अच्छे से इन्होंने एकदम बढ़िया तरीके से इसको किया है, तो वो भी आप पढ़ लीजिए। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे सोल्यूशन क्या कहता है। देखिए, प्रॉब्लम तो है, अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप पहले तो स्कीम की टाइमलाइन को बढ़ाइए। ये स्कीम भैया 2022 तक है, तो आप ये सोचिए अभी सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, तो जो डिस्कॉम कंपनी है वो इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करेंगी? अब उनको इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जमा करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ग्रिड से जोड़ना पड़ेगा, क्या सिर्फ 1 साल के लिए? नहीं ना। अगर आप उनको लॉन्ग टर्म गोल देते हो तो उनको इंसेंटिव है, वो डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो आप इसका टाइमलाइन बढ़ाइए, सबसे पहली बात आपको ये करनी चाहिए। दूसरा, क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सोलर सिस्टम। देखिए, हमारे पास 2-3 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। 2-3 तरह के सोलर सिस्टम होते हैं। पहला जो सोलर सिस्टम होता है हमारा, वो बिल्कुल आइसोलेटेड होता है, मतलब जिसका ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा जो हमारा सिस्टम होता है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, ग्रिड से कनेक्टेड होता है। और जो तीसरा हमारा सिस्टम होता है वो ग्रिड से कनेक्टेड होता है, लेकिन रिवर्स तरीके से कनेक्टेड होता है। वो ग्रिड को बिजली प्रोवाइड भी कर सकता है और ग्रिड उसको बिजली प्रोवाइड करवा सकता है, और तीनों को लेके अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो फार्मर सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो करते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेटेड ग्रिड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, और आइसोलेटेड ग्रिड को ही सरकार सबसे ज्यादा बेनिफिट भी देती है। इसका मतलब जो बाकी दूसरे ग्रिड से कनेक्टिविटी वाला जो स्कीम है वो तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। तो सरकार को करना चाहिए कि जितने भी हमारे पास सोलर पावर प्लांट हैं उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। भैया, सोलर प्लांट जैसे मर्जी हो, आप उनको इक्वल ट्रीट कीजिए, आइसोलेटेड को बेटर ट्रीट मत कीजिए। ठीक है, किसी किसान का खेत बहुत इंटीरियर एरिया में है तो वहां पे तो वो ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर सकता, और किसी किसान का अगर खेत जो है, मकान जो है वो बिल्कुल ग्रिड के पास में है तो वो कनेक्ट कर सकता है। तो दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड पे आप लेके आइए, डिस्क्रिमिनेशन इस तरह का मत कीजिए। अगला क्या कहता है? लैंड रेगुलेशन जो है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसानों के पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है, अगर किसी के पास है तो आधे अधूरे हैं,
तो अलग अलग जो हमारे पास डिपार्टमेंट है, जो टैक्स डिपार्टमेंट है या जो हमारा एग्रीकल्चर में जो लैंड रिकॉर्ड रखता है, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो लैंड का हम लोग प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो चीज हो गई। और क्या कहता है, सपोर्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर फाइनेंसिंग फार्मर कंट्रीब्यूशन। देखिए, आपको हमने प्रॉब्लम में क्या पढ़ा था कि किसान अपना अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते हैं। तो भैया जब अपना अपफ्रंट कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे, मतलब उनको एडवांस में पैसा नहीं दोगे, तो इसका मतलब सोलर प्लांट नहीं लगेगा। और किसानों के पास पैसा है नहीं, तो सरकार को कुछ इनोवेटिव तरीके खोजने चाहिए ताकि वो किसानों की फाइनेंशियली हेल्प कर सकें, जैसे कर्नाटका ने किया है। कर्नाटका ने अपने किसानों के लिए एक अलग से पूल बनाया है, जिसमें वो पैसा कलेक्ट करता है और किसानों की हेल्प करता है टू एस्टेब्लिश द सोलर पावर प्लांट। तो ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। जब किसानों के पास पैसा ही नहीं है तो सोलर प्लांट बेचारे कहां से लगाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है। तो पहले आप उनके लिए पैसे का जुगाड़ कीजिए, फिर उनको सब्सिडी दीजिए, फिर वो सोलर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, एक ये बड़ी बात है। एक और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यार हमारे यहाँ पे जो किसान है ना, 85% से ज्यादा किसान हमारे यहाँ पे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। सिर्फ 15% फार्मर के पास ही ठीक ठाक जमीन है। आउट ऑफ दिस 15% ओनली 5% फार्मर्स आर बिग लैंडलॉर्ड्स। और इस 5% में भी हो सकता है सिर्फ 1 या 2% के फार्मर के पास ही कुछ बैरन लैंड होती है जिसका यूज नहीं होता है। इसका मतलब इस स्कीम का सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलने वाला है? जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जो फार्मर्स हैं। छोटे फार्मर को तो बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि छोटे फार्मर को भी कुछ बेनिफिट मिले, है ना। ट्रस्ट बिटवीन फार्मर्स एंड द डिस्कॉम। इलेक्ट्रिसिटी जो ये डिस्कॉम कंपनीज होती हैं, अब ये क्या करती हैं, अगर आपको ये स्कीम चाहिए तो आपको मीटर लगाने पड़ेंगे। और मीटर को लेके किसान बहुत ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि ये मीटर में टेक्निकल एरर होने की वजह से कई बार किसानों के बहुत ज्यादा बिल आ जाते हैं। मतलब उसका बिल अगर 1,000 रुपये आना था तो मीटर की वजह से वो 5,000 आ जाता है। तो अगर आपको इनका बेनिफिट चाहिए, अगर आपको सरकार से सब्सिडी चाहिए, तो इस तरह के मीटर हर किसान के पास लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम इकट्ठी होती है। कौन बिल कलेक्ट करेगा, कैसे बिल कलेक्ट करेगा, कैसे वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। तो डिस्कॉम कंपनी को लेकर किसानों के बीच में पहले से ही काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं। तो आपको वो भी दूर करने चाहिए। सारे स्टेक होल्डर्स एक साथ बैठें, सभी स्टेक होल्डर एक साथ बैठेंगे, तभी हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन इस स्कीम का ओवरऑल बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, क्योंकि हम लोग सोलर प्लांट का यूज कर रहे हैं। अगर किसान सोलर प्लांट का यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा ग्रिड है उससे वो कम इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करेंगे। और इंडिया में जो मेजरली जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से होती है। तो इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा, क्लीन एनर्जी होगा, है ना। वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो यही था आज का ट्यूटोरियल। शानदार है, अच्छा है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल टू द पॉइंट यहाँ पे बताया हुआ है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इनको पढ़ने के साथ साथ आप इस एडिटोरियल को भी पढ़ें साथ में, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो कुछ एडिशनल रीडिंग भी आप कर सकते हो। इलीगल माइग्रेंट को स्टॉप करने की बात की है मद्रास हाई कोर्ट ने। और यहाँ पे कुछ इन्होंने पॉइंट्स भी बताए हुए हैं। बहुत सारे लोग, लगभग 13,000 के फॉरेनर लोग इस समय चेन्नई में रह रहे हैं बहुत सालों से, जिनका वीज़ा बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुका है, अभी भी वो वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्यों रहते हैं? देखिए, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। होता क्या है, मान लो आपका वीज़ा जो है वो 5 साल का है, तो आप क्या करते हो, जैसे ही आपका वीज़ा खत्म होने वाला होता है, कोई छोटा सा क्राइम कर देते हो। उस क्राइम की वजह से आप इंडिया में रुक जाते हो, नेक्स्ट टाइम फिर से क्राइम करते हो, नेक्स्ट टाइम फिर से क्राइम करते हो। तो इनमें बहुत सारे लोग क्या है, वो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, जिसकी वजह से वो इंडिया के जेल में बंद पड़े हुए हैं या बेल पे बाहर हैं, लेकिन वो इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि आप उनको जल्दी से फाइंड आउट कीजिए और उनको डिटेन कैंप में डालिए या उनको उनकी कंट्री में भेजिए। तो ये थोड़ा सा इशू आप इसको यहाँ पे पढ़ सकते हो। गुलाब साइक्लोन के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो इसमें तो कुछ करने का है नहीं। उसके अलावा नीट एसएस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो हायर एजुकेशन में नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। सरकार ने उसके अभी रूल्स कुछ चेंज कर दिए हैं, तो उसके चक्कर में जो है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है सरकार को कि आप अपनी मर्जी से रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे तैयारी बहुत पहले करते हैं। अभी आप सपोज कीजिए कि अक्टूबर में आपका एग्जाम है यूपीएससी वाला, और सरकार जो है वो जून के महीने में कहती है कि हम लोग पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो कैसा होगा?
डेफिनेटली सरकार पैटर्न चेंज कर सकती है, लेकिन उसको वो भी तो चीज़ें देखनी पड़ेगी ना, स्टूडेंट का वेलफेयर एंड ऑल दैट। तो ये आप थोड़ा इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है। ये साइक्लोन के बारे में तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डीआरडीओ ने एक नई टेस्ट मिसाइल एक टेस्ट कर रही है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, डिफेंस सेक्टर से आता है। ये एडिटोरियल क्वाड के बारे में है। क्वाड को हम बहुत ज़्यादा पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया था, बट स्टिल अगर आप नए हो प्लेटफॉर्म पे, क्वाड के आपको थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटी के बारे में बात कर रहा है। रिसेंटली आपको पता है कि NRIF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क ने इंडिया में कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग निकाली थी। उस रैंकिंग के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में साइड आर्टिकल में बताया हुआ है, तो आप इसको भी यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। आज के अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो ये जो PM कुसुम वाला है ये अच्छा लगा था मुझे। उसके अलावा मोस्टली तो यहाँ पे रिपीटेड ही हैं, पहले हम लोग कर चुके हैं, कुछ नया खास यहाँ पे मिला नहीं। एक PM जो हेल्थ ID है, ये एक नया टॉपिक आज हम लोगों ने यहाँ पे किया था, बाकी तो कोई खास मुझे लगा नहीं। कास्ट सेंसस हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना, वो सारी की सारी फंडामेंटल राइट वाला हमें ऑलरेडी आता ही है। चलिए, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।